मेरा बाप नशा करता था। मेरी माँ मेरे बाप से तंग आ चुकी थी। मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करती थी। उन्हीं से हमारा घर चलता था। जब मैं 13 साल की हुई तो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद मेरे बाप ने 50 साल के बुढ़े से लाख लेकर मेरी शादी उस बुढ़े से कर दी। वह आदमी मुझे अपने साथ घर ले आया। रात हुई तो वह मेरे करीब आने लगा। मैं डर से कांपने लगी। मैंने कहा, अंकल, आप मेरे इतने पास क्यों आ रहे हैं? वह कहने लगा, अरे तुम डर क्यों रही हो? जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं उससे तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैं खुश हो गई। कहाँ ठीक है। फिर उन्होंने जो मेरे साथ किया उससे मेरी चीख निकल गई। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ महीनों बाद मेरे पेट फूलने लगा। एक दिन मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ। मैं बाथरूम गई, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब मेरे पेट से मेरा नाम निया है। मेरी उम्र 13 साल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी मम्मी बहुत मेहनत कश औरत है। लोगों के घरों में बर्तन और झाड़ू पोछा करके वह हमारे घर के खर्चे पूरे करती है। और मेरे पापा एक शराबी इंसान है जो मम्मी के पैसे चुराकर अपनी प्यास बुझाते हैं। उन्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि उनकी एक बेटी भी है जिसकी शादी करनी है, जिसकी पढ़ाई पूरी करवानी है। उन्हें बस अपनी जिंदगी से मतलब है। उनका मकसद सिर्फ शराब पीना है। मेरी मम्मी उनसे बहुत तंग आ गई थी। उनका दिल चाहता था कि वह सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाए। कई बार वह मुझे बोल भी चुकी थी कि नेहा, मैं थक गई हूँ। मैं कब तक यह सब करती रहूंगी? एक औरत की जिंदगी तो बहुत सुकून वाली होती है। वह घर में रहती है, घर के काम करती है, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी को बदतर कर दिया है। मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ ताकि कुछ पैसे आ जाएं। मैं कब तक यह सब करूंगी? और मैं बस खामोशी से अपनी माँ की बातों को सुनती रहती थी। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता था। जितनी मोहब्बत मुझे अपनी मम्मी से थी, उतनी ही मोहब्बत मुझे अपने पापा से भी थी। बेशक वह शराबी थे, लेकिन एक बेटी के लिए उसका पिता बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। यही हाल मेरा भी था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पापा की हरकतें मेरी माँ को खत्म कर देंगी। आज रविवार का दिन था। घर में पापा और मम्मी दोनों ही थे। आज मम्मी की छुट्टी थी, इसलिए वह मेरे लिए अच्छा खाना बना रही थी। मैं उनके साथ रसोई में ही बैठी उनके खाना बनाने के तरीके को बहुत गौर से देख रही थी ताकि मुझे भी खाना बनाना आ जाए। मैं 13 साल की थी, लेकिन मैंने बहुत कुछ से लिया था क्योंकि मम्मी घर पर होती नहीं थी, इसलिए सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ते थे। अचानक ही मेरे पापा न जाने कहां से घर में आए और मम्मी को बिना वजह मारना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मैं डर गई और डर से चीखने लगी। पापा मम्मी को डंडे से मार रहे थे और मेरी मम्मी पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए रो रही थी कि उनसे क्या गलती हो गई है जो उन्हें इस तरह मारा जा रहा है। लेकिन ना तो मेरे पापा सुन रहे थे और ना ही रुक रहे थे। मैं भी उन दोनों के बीच कई बार आई थी और उनसे मिन्नतें की थी कि पापा बस कर दो, मम्मी को इतना मत बोलो। आखिर उनका कसूर क्या है? उन्होंने क्या किया है? मगर वह मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। मम्मी को मार मार कर पापा ने उन्हें लहूलुहान कर दिया था और मम्मी के पर्स से पैसे लेकर घर से बाहर चले गए थे। मैंने तुरंत अपनी माँ के गाल को थपथपाकर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन शायद डंडा उन्हें सर पर लग गया था। उन्हें बिल्कुल होश नहीं आ रहा था। मैं चीख चक कर रो रही थी। मेरी मम्मी को अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? यह सोचकर ही मेरी हालात खराब होने लगी थी। मैं जल्दी से बाहर निकली और चीख चक कर लोगों से मदद मांगने लगी। मम्मी की मोहल्ले में सबके साथ बहुत अच्छी बातचीत थी, इसलिए सब लोग हमारे घर आ गई थीं और उनके पति भी पीछे पीछे आ गए थे। रविवार होने की वजह से आज सब घर पर ही थे, इसलिए मेरे चीखने पर सब मेरी मम्मी की मदद के लिए आ गए थे। सब तुरंत ही मम्मी को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और वो मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गई। मैं फूट फूट कर रो रही थी। जिस वक्त डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी और अपना सिर जमीन पर मार मार कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया मेरी मम्मी थी। उनके अलावा आज तक मैंने किसी से प्यार भी नहीं किया था। पापा से भी मैं प्यार करती थी, लेकिन जितना प्यार मैं मम्मी से करती थी उतना पापा से नहीं करती थी। मेरा खुद में कोई बस नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं भी मम्मी के साथ मर जाऊं, लेकिन मैं मर भी नहीं सकती थी।
सारे मोहल्ले वालों ने ही मेरी मम्मी का अंतिम विदाई दी। मैं काफी देर तक पापा का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आए। मेरी आंखों में आंसुओं का समंदर था। मैं आखिरी वक्त तक मम्मी को देखती रही थी और फिर मोहल्ले की औरतें मुझे घर छोड़कर चली गई थीं। मेरा पूरा घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अकेला डर भी लग रहा था। यह अचानक मुझ पर क्या मुसीबत आ गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी तो आज मेरे लिए खाना बनाने वाली थी, लेकिन आज मेरे नसीब में उनके हाथ का खाना भी नहीं लिखा हुआ था। मैं रसोई घर में बैठी लगातार मम्मी के सामान को देख रही थी और मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। एक औलाद के लिए यह पल बहुत मुश्किल भरा होता है जब उसके माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। रात काफी हो चुका था, लेकिन बाबा अभी भी नहीं आए थे। मैं अपने पापा का इंतजार करते करते सो गई। अचानक से धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आई। मेरी नींद खुल गई तो मैं जब अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा पापा जमीन पर गिरे हुए हैं। वह नशे में है। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मम्मी रहती थी तो पापा को संभालती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैं तो खुद को भी अच्छे से संभाल नहीं पाती थी, तो मैं पापा को कैसे संभालती? मैं अपने कमरे में वापस आकर सो गई। ये रात मेरे लिए बहुत तकलीफ भरी थी। मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा वक्त शुरू हो चुका था। सुबह भय हुई तो पापा मम्मी को पागलों जैसा ढूंढने लगे। अचानक से मेरी नींद खुली तो देखा सामने पापा चिल्ला रहे हैं। वह माँ को चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रहे हैं। मैं उनके पास गई। मैंने कहा, अब मम्मी इस दुनिया में नहीं है। तभी वह कहने लगे, तुम पागल हो गई हो, कहाँ चली गई? क्या वह भाग गई है यहाँ से? मैंने कहा, हाँ, यही समझ लीजिए कि वह यहाँ से भाग गई है। अब कभी हमारे पास वापस नहीं आएगी। तभी पापा कहने लगे, अच्छा हुआ भाग गई, वैसे भी किसी काम की नहीं थी। मुझे पापा के बाद बहुत तकलीफ दे रही थी। खैर, मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। उनको इतना कहकर मैं घर के कामों में लग गई। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। एक दिन अगली सुबह जब मैं जागी तो मुझे अपने घर में मर्दों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं एकदम उठकर बैठ गई थी। मैंने नजर घुमाकर देखा तो मेरे पापा बरामदे में 4 मर्दों के साथ बैठे हुए थे और वे लोग काफी उम्र दराज थे। वह लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं छोटी थी, इसलिए उनकी बातें समझ नहीं पा रही थी। मैं रसोई घर के दरवाजे पर ही खड़ी अपने पापा को देख रही थी, जो शायद मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। जब मैंने शादी का शब्द सुना कि मेरे पापा मेरी शादी करवाने वाले हैं, ये सुनते ही मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मेरी मम्मी को गुजरे अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और मेरे पापा मुझे इस घर से विदा करने की बात कर रहे थे। मैं अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन आज मुझे उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से रसोई घर से बाहर आई थी और अपने अपने पापा को देखते हुए चिल्लाकर बोली, आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरी माँ का कत्ल किया है। आपके खिलाफ मैं पुलिस में जाऊंगी। और मेरी शादी के बारे में तो आप सोचना भी मत। मेरा यह कहना था कि मेरे पापा ने घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था, जिससे मैं उसी वक्त जमीन पर गिर गई थी। मेरे पापा मुझे देखते हुए गरजे थे, तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी यह बकवास सुनकर खामोश हो जाऊंगा या फिर शर्मिंदा से सिर झुका दूंगा? मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अगर ज्यादा नखरे दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारी माँ का किया था। पापा की बात सुनकर मेरे रटे खड़े हो गए थे। मैं डर से कांपने लगी थी। मैंने सिर को ना में हिलाया और भागकर कमरे में बंद हो गई। ये कैसा वक्त मुझ पर आ गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था और लगभग 1 हफ्ते बाद मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी थी। रात का 1 बज रहा था। तभी मुझे घर में कुछ हलचल का एहसास हुआ। मुझे अचानक मर्दों की आवाज आई। यकीनन मेरे पापा किसी से बात कर रहे थे। मैं दबे कदमों से अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि पापा बरामदे में बैठे एक 50 साल के बूढ़े आदमी से कुछ पैसे ले रहे थे। मैंने कान लगाकर सुना तो मेरे पापा उन्हें तसल्ली दे रहे थे। जी भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी बस भावुक हो रही थी। उसकी माँ कुछ दिन पहले ही मरी है, इसलिए शायद वह गुस्सा हो गई थी। मगर आप बेफिक्र रह, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वह बहुत समझदार लड़की है, घर का कामकाज सब जानती है और आपको भी अच्छा लगेगा। एक 13 साल की लड़की के साथ शादी करके यह सुनकर तो जैसे मेरी सांस गले में ही अटक रही हो। मेरा यहाँ पर अब दम घुटने लगा। मुझे लगा था कि मेरे पापा मजाक कर रहे होंगे,
मगर यह सब देखकर मेरे रटे खड़े हो रहे थे। पापा ने उनसे मेरी आंखों के सामने 1 लाख रुपये लिए थे और वादा कर लिया था कि कल आप आ जाना, मैं आपकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ था और पापा को देखते हुए बोला था, मैं तुम पर भरोसा करके जा रहा हूँ। अगर तुमने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो मैं पुलिस लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम्हें भी पुलिस के हवाले करूंगा और तुम्हारी बेटी को भी। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। जबकि पापा उनसे वादा कर चुके थे और यहाँ मैं सांस लेना भूल गई थी। ये कैसी परीक्षा का समय था। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? ये सोच सोच कर मेरी जान निकल रही थी। वह रात मेरे लिए बहुत तकलीफ भरी थी। मैं सारी रात जागती रही थी और अपनी मम्मी को याद कर रही थी। काश वह इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर ना जाती तो आज मुझ पर यह परीक्षा ना आती। लेकिन कुछ चीजें हमारी सोच के विपरीत होती हैं। सुबह का सूरज उगते ही हमारे घर का दरवाजा खटका था। मैं सो रही थी। पापा मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे जगाया। मैं रात ठीक से सोई भी नहीं थी। उनकी बातों से मैं परेशान हो गई थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुश्किल से आंख लगी थी। खैर, सारी रात जागने की वजह से मुझे तेज बुखार हो गया था। मैंने पापा को देखते हुए कहा, पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती, मुझे थोड़ी देर और सोना है। जबकि मेरे पापा ने मेरे बालों को खींचा था और मुझे खड़ा करते हुए गुस्से में बोले थे, मेरे सामने जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, तुम मर भी जाओगी तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुपचाप ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। तुम्हारी आज शादी है। मैं अपने फर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हें अपने साथ इस घर में रखा तो मैं और परेशान होता रहूंगा। मुझे रात को घर वापस आना पड़ता है और मेरा काम ऐसा है कि मैं जल्दी जल्दी घर नहीं आ सकता। मेरी आंखों में आंसू आते जा रहे थे। मैं किस तरह उन्हें मना करती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मालूम था कि अगर मैं और कुछ बोलूंगी तो यह मुझे और मारेंगे, इसलिए मैंने खामोशी में ही भलाई समझी। मैंने वह जोड़ा उठाकर बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए और बाहर आ गई जिनसे मेरी शादी तय की गई थी। वह लोग आ चुके थे। मैंने कमरे से झांक कर देखा तो मेरा दूल्हा भी शेरवानी पहनकर बैठा हुआ था। मुझे दिल से दुख हुआ था। मेरा बाप इस हद तक भी गिर सकता था, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरा पापा भले ही माँ के साथ बुरा बर्ताव करते हो, लेकिन वह मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं गलत थी। उनके लिए उनकी पत्नी और बच्चे कोई मायने नहीं रखते थे। आज वह मेरा सौदा कर चुके थे। जो मोहब्बत मुझे अपने बाप से थी वह आज खत्म होती हुई महसूस हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। मैंने भगवान से दुआ की कि मुझे भी मेरी माँ के पास बुला लो। मुझे इस भयानक दुनिया में जिंदगी नहीं गुजारनी। लेकिन कुछ दुआएं कभी कबूल नहीं होती और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चंद लम्हों का खेल था। कुछ ही पलों में मुझे उस 50 साल के महत नाम के बूढ़े आदमी के हवाले कर दिया गया। मैं बस रोती रह गई। मेरे बाप को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। मोहल्ले की औरतें मेरे पास बैठी हुई थीं। शादी से पहले उन्होंने मुझे कुछ बातें समझाई थीं जो मेरे सिर से गुजर रही थीं। मेरे बाप ने मुझे इस 50 साल के बूढ़े आदमी के साथ विदा कर दिया और मैं अपने घर को देखते हुए बस रोती रह गई। एक लंबी सफर के बाद हम उनके घर पहुंचे। वहां मेरा स्वागत बहुत शानदार अंदाज में किया गया था। ढोल नगाड़े बजे थे, आतिशबाजी की गई थी। हमें घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। अंदर आते ही मैंने अपना घूंघट हटा लिया। मोहल्ले वाली मौसी ने मुझे यह बात समझाई थी कि जब पति कमरे में आए तो घूंघट ओढ़ लेना, लेकिन वह अभी यहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने घूंघट ओढ़ना जरूरी नहीं समझा था। मैं कुछ ही पलों में कमरे की खूबसूरती में खो गई थी। कमरा बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया था और वहां मौजूद फर्नीचर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। हमारे घर में तो बस एक अलमारी थी जिसमें मम्मी पापा और मेरे कपड़े सब रखे हुए थे और एक छोटा सा शीशा था। इसके अलावा बरामदे में चारपाई और कमरे में एक चादर बिछी हुई थी और हमारे पास और कोई फर्नीचर नहीं था। लेकिन इस कमरे के अंदर अलमारी, फ्रिज, ड्रेसिंग टेबल, ऐसी हर चीज मौजूद थी। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। मैं चलती हुई खिड़की के पास आ गई। मुझे बचपन से ही खिड़कियां बहुत पसंद थीं। इस कमरे में तो
एक कांच की बड़ी सी खिड़की थी जिससे पूरा शहर नजर आ रहा था। मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान झलक रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैंने दरवाजे की तरफ अपनी नजर की तो देखा मेरा पति अंदर आ रहा था। मैंने तुरंत अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। कहने को मैं 13 साल की थी, लेकिन मेरी कद काठी 5 फुट के करीब थी। मैं तुरंत ही पीछे मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। मेरे शरीर पर कपकपी छाई हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे उनके सामने कैसे बर्ताव करना है। बस मौसी ने कहा था कि देखो निया, अब तुम्हारी शादी हो रही है। शादी करके जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो जैसा तुम्हारा पति कहे वैसा ही करना। उसकी किसी भी बात को इनकार मत करना। अगर तुमने अपने पति की बात नहीं मानी तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा और तुम्हारा पति भी तुम पर गुस्सा करेगा। वह तुम्हें मारेगा भी। मैं डर गई। मैंने कहा, नहीं मौसी, अपने पति की सारी बातें मानूंगी। वह जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मौसी की बात है, मेरे दिमाग में चल रही थी कि अचानक ही किसी का हाथ मुझे अपने कंधे पर महसूस हुए थे। मैंने डर कर आंखें बंद कर ली थीं और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली थीं। अभी मैं कुछ समय समझती, इससे पहले ही वह हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन के करीब आया था और अचानक ही मेरे दूल्हे ने मुझे गर्दन से पकड़कर अपने करीब कर लिया था। मेरा सांस ऐसा लग रहा था कि कहीं रुक ना जाए। अचानक से मैंने अपनी आंखें खोली। मैं पीछे मुड़ना ही जा रही थी कि उन हाथों ने मुझे पीछे मुड़ने नहीं दिया। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही वह मेरे कान के करीब आया और धीमी आवाज में बोला, कैसी हो लिटिल ब्यूटी। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। मैं कुछ कहती, इससे पहले ही वह बोले, मैंने कुछ पूछा है। लिटिल ब्यूटी कैसी हो। तुम मेरे शरीर पर कपकपी दौड़ गई थी। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? वह मुझे देखते हुए बोले थे, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, बल्कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। मेरे चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। अचानक ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या कहूं, क्या जवाब दूं। वह मुझे देखते हुए बोले, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, बल्कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब तुम मेरी पत्नी हो, ऐसे डरोगी तो कैसे होगा? मेरे चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। अचानक उन्होंने मुझे अपने बाहों में जोर से जकड़ लिया। मैं हैरान थी। कहने को मेरी उम्र 13 साल थी, लेकिन शादी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं उनसे हाथ जोड़कर कह रही थी कि मेरे साथ कुछ मत करो। उनकी जकड़न से मुझे दर्द हो रही थी। मेरी जान निकलने को थी। फिर उन्होंने मेरे साथ, उन्हें मेरी हालात पर ना कोई दया आई और ना ही रहम। उन्होंने अपना पति होने का हक मुझसे वसूल लिया था। मुझे अपने बाप से नफरत हो रही थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ऐसा बाप किसी को ना मिले। खैर, सुबह होते ही वह आदमी मुझे कमरे में छोड़कर चला गया। मैं बिल्कुल निढाल हो गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मेरी उम्र 13 साल थी और उनकी 50 साल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर रहम नहीं खाया। दोपहर के वक्त वे अचानक कमरे में आए और मुझे देखकर जल्दी से बोले, बाहर आओ, आज से तुम मेरे साथ एक्सरसाइज करोगी। यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं मना करना चाहती थी, क्योंकि मेरी ऐसी हालात नहीं थी कि मैं उनके साथ एक्सरसाइज कर सकूं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपने साथ जिम ले गए। उन्होंने मुझसे लगातार 3 घंटे एक्सरसाइज करवाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। जैसे ही रात हुई, मेरे पति कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि मुझे पता था अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा, मुझे पता है आप मेरे पास क्यों आए हैं, लेकिन भगवान के लिए आज मुझे छोड़ दीजिएगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। दर्द से मेरी चीखें ऊंची हो गईं, लेकिन वे नहीं माने। वह अपनी मनमानी करने लगे।
हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था और वे अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आए थे। कई दिनों से मुझे अपने पेट में एक अजीब सा दर्द भी महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने यह बात किसी को नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। पास में रहने वाली चाची ने मुझे यह खास तौर पर समझाया था कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो कूद फान मत करना। लेकिन मेरे पति तो मुझे रोज एक्सरसाइज कराते थे। वे ऐसा क्यों करते थे वह मुझे समझ नहीं आता था। मैं पूरे 1 महीने से जिम कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा पेट बढ़ता जा रहा था। घर में कई नौकर थे। वह बूढ़ा आदमी जो मेरा पति था वह काफी अमीर था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। मैं नौकरों के मुंह से सुनी थी। उनकी पहली पत्नी शादी के कुछ दिनों बाद ही इस दुनिया से चली गई। उसके बाद से इन्होंने शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया जो इस उम्र में इतनी छोटी सी बच्ची के साथ शादी करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। लगभग 1.5 महीने बाद मेरे पेट में इतनी तेज दर्द हुआ कि कोई सीमा नहीं थी। मैं चीख कर रो पड़ी। नौकर ही मुझे अस्पताल ले गए और रास्ते में ही मेरे पति को फोन कर दिया गया। मुझे लगा था कि वे मेरी फिक्र में बेचैन हो जाएंगे और नौकरों को डांट, लेकिन उन्होंने कहा, किसकी इजाजत से तुम लोग मेरी पत्नी को घर से बाहर ले गए हो? उसे तुरंत घर वापस लाओ। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बुढ़ा इतना बेरहम भी हो सकता है। मैं रो रही थी, तड़प रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। उन्हें तो बस इस बात का डर था कि मैं बाहर क्यों गई। उन्होंने तुरंत नौकरों से कहा कि मुझे घर ले आए। वे घर आकर मेरा इलाज कर देंगे, जबकि मुझे हैरानी हो रही थी कि ना तो वह डॉक्टर थे और ना ही कोई वैद्य, तो वह मेरा इलाज कैसे कर सकते थे। लेकिन मैंने ज्यादा सवाल करना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप घर आ गई। मैं पेट के दर्द से तड़प रही थी। सभी नौकर मुझे दुखी नजरों से देख रहे थे। सभी को मेरी हालात पर अफसोस हो रहा था, और भला अफसोस क्यों नहीं होता। मैं बहुत छोटी थी और इस दर्द से गुजर रही थी। थोड़ी ही देर बीती थी कि मेरे पति घर आए और मुझे देखते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें समझना चाहिए कि यह सब होता रहता है। तुमने सबको बेवजह परेशान किया है। यह कहकर उन्होंने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैं दर्द से तड़प रही थी, लेकिन फिर भी अपना पेट पकड़ते हुए कमरे में चली गई। वह बुढ़ा भी मेरे पीछे पीछे आया। मन तो कर रहा था इस बुढ़े की जान ले लूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। खैर, उन्होंने अलमारी से एक दवा निकालकर मुझे जबरदस्ती पिलाई। वह दवा बहुत ही कड़वी थी। मेरा दिल बहुत घबरा गया था। मुझे देखते हुए उन्होंने नर्म भरे लहजे में कहा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और यह दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैं अपने पति को देखते हुए बोली, मेरा पेट क्यों बड़ा हो रहा है? सब ठीक है ना? मुझे घबराहट हो रही थी। उन्होंने मुझे देखते कहा, हाँ, सब कुछ ठीक है। तुम परेशान मत हो। अब लेट जाओ और आराम करो। मुझे इस बुढ़े पर शक हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे साथ कुछ गलत कर रहा हो, लेकिन क्या इस बारे में मैं अनजान थी? 2 दिन बाद वह बुढ़ा फिर से मेरे करीब आया। मैं तुरंत उनसे दूर हो गई और उन्हें देखकर बोली, मुझे आपके साथ अब नहीं रहना। मेरे हालात बहुत खराब हो रही हैं। पेड़ देखिए कितना बड़ा हो चुका है। मुझे लगता है कि यह सब आपकी वजह से ही हो रहा है। मेरा पेट बड़ा हो रहा है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा, अरे नहीं, यह तो तुम्हारा प्राकृतिक रूप से बड़ा हो रहा है। इधर आओ। जब मेरी चीखें तेज हो गई थीं, मैं उन्हें देखते हुए बोली, मैं आपको मना कर रही हूँ, मेरे साथ यह सब मत कीजिए। आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? कहने को मैं 13 साल की थी, लेकिन मेरे अंदर बहुत समझ थी। बचपन से ही मैंने अपने घर में तंगी देखी थी, जिस वजह से मुझे बहुत समझ आ गई थी। मेरे पति मुझे दोबारा समझाते हुए कहने लगे, तुम बेवजह शोर मचा रही हो, इधर आओ। ये कहते ही उन्होंने मुझे फिर से दबोच लिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में ही थी, लेकिन आज मेरे पेट का दर्द किसी भी कीमत पर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं तुरंत बाथरूम में भागी और जब मैंने अपने पेट से अपना कपड़ा हटाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे पेट के अंदर से तो जिस दिन से मैं यहाँ आई थी मुझे सब कुछ अजीब महसूस हो रहा था। यहाँ पर रहने वाले नौकर भी मुझे कुछ अजीब लगते थे, मगर मैंने यह बात किसी से नहीं कही थी। यह कोई घर नहीं बल्कि एक बंगला था।
चारों तरफ सोफे कालीन और बाहर खूबसूरत गार्डन देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन जो हरकत मेरे साथ यह बुढ़ा करता था, उसे सोचकर मेरे रोगटे खड़े हो जाते थे। मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी, मेरा पेट बढ़ रहा था और अब मुझे दर्द भी होने लगा था। इतना दर्द कि मैं सहन न करते हुए रोने लग जाती थी। जिस दिन मैं डॉक्टर के पास जाने लगी थी, आधे रास्ते से ही मेरे पति ने मुझे घर वापस भेज दिया और एक अजीब सी दवाई पिला दी। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उस दिन दवा का नाम पढ़ पाती। बस वह काले रंग की बोतल में होती थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन मेरा पेट जो बढ़ रहा था, उसने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया था। आज मेरे पेट में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे आग लगी हो जो मुझे जलाकर खत्म कर देगी। तभी अचानक मैंने अपनी नाभि के पास कुछ महसूस किया। मैं वहां हाथ रखकर बाथरूम चली गई और जब मैंने अपनी कमीज हटाई तो नाभि से अजीब सा पानी निकल रहा था। मेरी जान सूख गई थी। ये क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तुरंत बाहर आई और बिना किसी को बताए ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास चली गई। हमारे घर के पास ही एक अस्पताल था जहां एक औरत डॉक्टर थी। एक बार मुझे बुखार हुआ था तो मेरे पति मुझे वहीं लेकर गए थे, इसलिए मुझे पता था। जैसे ही मैं अस्पताल के अंदर आई, ड्राइवर तुरंत बोला, हमें मालिक को बता देना चाहिए, वरना ये बिना वजह गुस्सा करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने मना कर दिया था, पर मैंने उसे चुप करवाया और अस्पताल के अंदर चली गई। जब मैंने अपनी स्थिति डॉक्टर साहिबा को बताई तो वे मुझे देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत मेरे खून के टेस्ट किए और उस खून के टेस्ट में पता चला कि मेरे पेट में एक रसोली बन गई है। मेरे पति रात के समय मेरे सामने बेहद तीखे और लाल मिर्च वाले खाने रखते थे, जिन्हें खाकर मेरी जान निकल जाती थी। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। जब मैं मना करती तो वह जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल देते। मैं एक इंसान थी, कब तक ये सब सहन करती? मेरी चीखें निकल जाती थीं। सुबह उठने के बाद मेरे हालात और भी खराब हो जाती थी। उन्हीं खानों की वजह से मेरा पेट बढ़ रहा था और इस पेट में रसोली बन गई थी। मैं रोते पीटते घर आई। रात के समय जब मेरे पति मेरे लिए वही खाना लाएं, तो मैंने सारा खाना फेंक दिया। मैं किसी भी खाने को मुंह नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि इन्हीं खानों की वजह से मेरी जिंदगी बदतर हो गई थी। मेरे पति मुझे देखते हुए बोले, यह क्या बदतमीजी है? खाना क्यों फेंका? पति के गुस्से को देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर की बताई हुई हर बात उन्हें बता दी। तब वे गुस्से में मेरी ओर देखकर चीख पड़े, तुम किसकी इजाजत से अस्पताल गई थी? और उस ड्राइवर से तो मैं अभी पूछता हूँ। वे मुझे जवाब दिए बिना नीचे चले गए। मैं हैरान थी कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा ही हुआ कि मुझे इस बारे में पता चल गया। खैर, बाद में मुझे पता चला कि यह बुढ़ा कोई साधारण आदमी नहीं है। यह एक वैज्ञानिक थे और मुझ पर एक रिसर्च करना चाहते थे। वह देखना चाहते थे कि जिस औरत के पेट में रसोली होती है, वह कब तक जीवित रह सकती है और क्या वह बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखती है। ये सब जानकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब मेरे पास ना कोई ठिकाना था और ना ही कोई जगह जहां मैं जा सकती थी, लेकिन मैं अपने साथ यह सब होते हुए नहीं देख सकती थी। उस आदमी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। अब ना मैं किसी से मिल सकती थी और ना ही कोई मुझसे मिल सकता था। मगर कहते हैं, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हमारे घर में काम करने एक लड़का सोनू, जो बहुत अच्छा था, वह पहले दिन से ही मुझे कुछ इशारे में समझाने की कोशिश करता था कि यह खाना मत खाओ। मालिक इस खाने को बहुत अजीब तरीके से बनाते हैं और आपको खिलाते हैं। लेकिन मैं उसकी बातों को नहीं समझ पाती थी, क्योंकि वह गूंगा था। उसकी जुबान में समझ ही नहीं पाती थी। वह क्या इशारा करता था, मैं कुछ भी समझ नहीं पाती थी। मुझे उस पे बहुत गुस्सा आता था। वह इशारे में कुछ भी मुझे समझाता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह अच्छा लड़का नहीं है। खैर, उसे जब पता चला कि उस आदमी ने मुझे एक कमरे में बंद करके रखा है, तो सोनू ने ही मुझे उस कमरे से बाहर निकाला और मुझे बचाया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैंने उससे कहा, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम जहाँ मुझे रखोगे मैं वहाँ रहूंगी। तुम मुझे खाने पीने के लिए कुछ भी मत देना, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो। वह मुझे अपने साथ अपना गांव ले आया। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी और एक छोटी बहन सोनू की माँ बहुत अच्छी थी। सोनू ने इशारे से अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मैं उन लोगों के साथ ही इस घर में रहने लगी।
धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। सोनू एक अकेला कमाने वाला था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। उसकी नौकरी भी चली गई थी। वह आदमी मुझे ढूंढ रहा था। वह आदमी सोनू के पास भी आया था, लेकिन सोनू ने कहा कि मालिक, अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता। मेरी माँ बीमार रहती है, मुझे उसके साथ ही रहना है। उसने सोनू के घर की तलाशी नहीं ली। अगर वह तलाशी लेता तो मैं मिल जाती। लेकिन सोनू ने इतनी मासूमियत के साथ उनका जवाब दिया कि वह घर को तलाशी लेना जरूरी नहीं समझा, और वह वापस लौट गया। मैंने सोनू को समोसे के ठेले लगाने के लिए कहा। सोनू ने भी हाँ कर दिया। मैं और सोनू दोनों समोसे बेचने का काम करने लगे। उसी से हमारा घर चलने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैं पूरे 18 साल की हो गई। इस बीच मुझे सोनू से प्यार हो गया। मैंने सोनू को अपने दिल की बात बता दिया। सोनू की आंखों में आंसू आ गए थे। सोनू कहने लगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहा, सोनू, ऐसा मत कहो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपने लायक समझते हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सोनू मेरे गले से लग गया। वह इशारे में बताने लगा कि वह भी मुझे पसंद करता था, लेकिन उसे मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। उसे लगता था अगर वह अपना दिल की बात करेगा तो मैं उसका मजाक उड़ाऊं, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे किस्मत से सोनू मिला था। दोस्तों, अब आप ही बताएं, क्या सोनू का हाथ थामकर मैं गलत कर रही हूँ या सही? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।